अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है हमारे पास कंबशन एनालिसिस। बहुत आसान सा मज़ेदार सा टॉपिक है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं। और ये लॉन्ग के अंदर आ जाता होता है, ये लॉन्ग कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट वाला ही लॉन्ग है, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ ये आप डायग्राम समझ लें, बाकी आप खुद ही लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो आए पढ़ते हैं कंबशन एनालिसिस। तो इसका नाम पहले पढ़ते हैं, नाम क्या है इसका? कंबशन एनालिसिस। अब कंबशन का क्या मतलब होता है वो हमें पता है कि कंबशन का मतलब होता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है? कंबशन। और आगे एनालिसिस यानी कि किसी चीज़ को स्टडी करना, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जला के उसके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंबशन एनालिसिस। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने अपने पास से बना के एक लिख दी है ताकि एक अच्छा इंपैक्ट पड़े। द एनालिसिस ऑफ अ सिंपल हाइड्रोकार्बन। ये बात एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कंबशन एनालिसिस है ये सिर्फ सिंपल हाइड्रोकार्बन के बारे में बताता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये सिर्फ सिंपल हाइड्रोकार्बन के लिए यूज हो सकता है। अब सिंपल हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिसके अंदर सी होता है, एच होता है और ओ आता है। अब फॉर एग्जांपल आप ग्लूकोज ले लें, उसके अलावा आप शुगर ले लें, फ्रुक्टोज ले लें, बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास जिसके अंदर सी आता है, एच आता है और ओ आता है। जिसके अंदर सिर्फ ये तीन कंपाउंड्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो आगे इसका डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। थ्रू कंबशन इज कॉल्ड कंबशन एनालिसिस। दैट्स एनालिसिस ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन्स थ्रू कंबशन इज कॉल्ड कंबशन एनालिसिस। आसान सी डेफिनेशन है, मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कुछ मुश्किल था। और इसके नाम से हमें पता चल गया कि किसी भी सिंपल हाइड्रोकार्बन की कंबशन करके, यानी उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हमने जला के उसके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो इसका आगे सबसे पहले इसकी मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि, तो इसकी एक पूरी डायग्राम है कंबशन एनालाइजर की। मैंने एक डायग्राम बनाई गंदी सी, मेरी आर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी गुजारे लायक है। आई होप सो समझ आ जाएगी। सबसे पहला जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं हम कंबशन चैम्बर। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ। यह है हमारे पास कंबशन चैम्बर। हाँ, सबसे पहला जो पार्ट है ये हमारे पास है कंबशन चैम्बर। ठीक है, कंबशन चैम्बर, इसके नाम से पता चले कि इस चैम्बर के अंदर कंबशन होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले पार्ट के अंदर हमने जो हमारा सैंपल है उसको डालना है और डाल के उसकी कंबशन करानी है। ठीक है, यानी सैंपल देना और उसके अलावा हमने देनी है क्या? एक्सेस ऑक्सीजन। सैंपल भी डालना और साथ ऑक्सीजन और ज़्यादा एक्स्ट्रा डालनी है और फिर इसको हीट करना है। ये एक फर्नेस के अंदर लगाई जाए, भट्टी होती है जिसको कहते हैं हम, ये एक भट्टी के अंदर लगा होता है। ठीक है, अब भट्टी से इसको मिलेगी हीट और ऑक्सीजन हमने और एक्स्ट्रा ऐड की है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करवानी है? कंबशन करवानी है। ठीक है, तो ये था कंबशन चैम्बर। इसके अंदर हम सब्सटेंस को रखते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सैंपल है उसकी कंबशन हो जाती है। ठीक है, यानी कि वो जल जाता है किसकी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। जो सेकंड पार्ट है वो है H2O एब्जॉर्बर। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है हमारा, कौन सा है? H2O एब्जॉर्बर। ठीक है, H2O एब्जॉर्बर के अंदर हमने एक केमिकल यूज किया हुआ है जिसका नाम क्या है? MgClO42। ठीक है, तो ये चैम्बर, इस H2O एब्जॉर्बर के अंदर हमने ये वाला केमिकल यूज़ किया। अब इस केमिकल का काम क्या है? ठीक है, इस केमिकल का काम ये है कि जो हमारा गैस सब्सटेंस पहले सॉलिड फॉर्म में था, या हो सकता है लिक्विड फॉर्म में हो, माइट बी पॉसिबल गैसेस फॉर्म में हो पहले से भी कंबशन के बाद, लेकिन वो गैसेस फॉर्म में ही आ जाता है। ठीक है, गैसेस फॉर्म में आने के बाद जो वाटर के वेपर्स होते हैं, यानी H2O के वेपर्स होते हैं, वो ये केमिकल एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यानी पूरे सैंपल के अंदर से H2O जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद ये जाता है सेकंड चैम्बर पर। जो सेकंड चैम्बर है वो CO2 एब्जॉर्बर, नाम से पता चला, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो केमिकल यूज़ करता है उसका नाम है 50% ऑफ KOH सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि इस वाले चैम्बर के अंदर 50% KOH सॉल्यूशन होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के सारे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो बाकी के बच्चे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है, वो आगे कहाँ निकलते हैं वो हमें नहीं पता, शायद घर चल जाते होंगे। हम आगे आते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया, इतनी सी डायग्राम में पूरा हो गया। अब सिर्फ हमने क्या करना है? इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबसे पहला कंबशन चैम्बर। ठीक है, इन दिस द सैंपल इज प्लेस्ड एंड बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। और जब यहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन के अंदर बर्न होगा, मैं बात बताना यहाँ भूल गया कि यहाँ पर कि जब एक्सेस ऑक्सीजन के अंदर हम एलिमेंट को, सैंपल को जो है वो बर्न करेंगे, तो जो सैंपल के अंदर कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ, जो एक्सेस ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन है सैंपल में वो एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसके कंबशन चैम्बर के अंदर। ठीक है, बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, सो द कार्बन टर्न्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन टर्न्स इनटू वाटर। ठीक है, H2O। अब उसके बाद H2O एब्जॉर्बर, उसके अंदर भी हमने लिखना है इन दिस चैम्बर द H2O मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सैंपल, इट हैज अ केमिकल व्हिच इज MgClO42।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है CO2 एब्जॉर्बर, इट एब्जॉर्ब द CO2 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सैंपल एंड इट हैज़ द केमिकल विच इज़ 50% KOH सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात यहाँ तक पूरी होगी। अब इसके आगे 3 फार्मूलाज हैं, ठीक है। ये 3 फार्मूलाज के बाद ये हमारा टॉपिक खत्म। 3 फार्मूलाज कौन से कि अब हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल्स भी आ गए, CO2 के मॉलिक्यूल्स भी आ गए, ठीक है। अब जो हमारे पास हमने इनकी परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करनी है कि जो हमारे पास मेन सैंपल था उसके अंदर इनकी मिकदार कितनी थी, वो परसेंटेज हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, मास ऑफ कार्बन के लिए मास ऑफ CO2 ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आपको ये समझ नहीं आ रही कि थोड़ी सी बात, अगर आप इसको मजीद गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक क्या कहते हैं उसको, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वाले का टॉपिक का, आप वो भी देख सकते हैं, आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ। जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज सबसे पहले हमने फाइंड आउट की कि सैंपल के अंदर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज थी। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाई बाय 100 हमने एक दफ़ा लिखा है, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हमारी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला ना आपको ड्राइव भी करके दिखा देता हूँ, ईजी रहेगा समझने में, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करनी है, परसेंटेज ऑफ CO2 फाइंड आउट करनी है कंपाउंड के अंदर। उसके लिए हम करेंगे मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और उसके बाद हम CO2 के अंदर कार्बन की मिकदार फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने असल में तो कार्बन की फाइंड आउट करनी है। अब इसके अंदर हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है परसेंटेज ऑफ C इन CO2 इज मास ऑफ C ओवर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब मास कार्बन का हमारे पास कितना होता है, मास हमें पता है कितना होता है हमारे पास 12, और जो दूसरा होता है वो हमारे पास कितना होता है 44 CO2 का। कैसे, C का होता है 12, O का होता है 16 और 2 है, तो 16 2 32, 32 प्लस 12 44, और यहाँ पर भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ C, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये और ये तो आ जाएगा सेम, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, लेकिन 100 दो चूंकि दोनों में सेम है तो 100 आ जाएगा कॉमन। तो हमारे पास बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला, यानी कि हमने पहले CO2 का फाइंड आउट किया मास पूरे कंपाउंड में कितना था, क्योंकि हमारे पास वो CO2 बन चुका था रिएक्ट करके। फिर CO2 के बाद हमने CO2 के अंदर से कार्बन की परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया कि एक CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास आ गई। बिल्कुल इसी तरह सेम इसी तरह हाइड्रोजन की भी परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास इसी फॉर्मूले के जरिए। इस फॉर्मूले के अंदर एक बात जो है जो थोड़ी सी देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पर तो हमने सिंगल कार्बन का यूज किया था, यहाँ पर हमने 2.06 क्यों लिखा, जबकि हमें पता है कि हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1.008 होता है। वो इसलिए क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, ये देख रहे हैं ना, H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन का मतलब है 1.008 को, जो कि हाइड्रोजन का मास है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2.06, और बाकी इसका फॉर्मूला सेम ही है, मास टोटल H2O का होता है 18, वो हमें पता है। दोनों को डिवाइड करेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की तुम जो आई होप से आपको आ गई होगी समझ। अगर कोई आपको क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आगे आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अब आप कह रहे हैं वो भी इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे कि भाई अब, लेकिन इसके अंदर हमारे पास तो कोई ऐसा कंपाउंड है नहीं जिसके अंदर हमने ऑक्सीजन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब आप कहेंगे कि हम वाटर से क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसको हम ब्रीफली पढ़ते हैं। पहले ऑक्सीजन का फॉर्मूला पढ़ते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला है कि इसकी और इसकी दोनों की परसेंटेज को प्लस करके 100 के अंदर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन की मिकदार। क्यों, क्योंकि हमने सिंपल हाइड्रोकार्बन यूज किया था जिसके अंदर क्या था, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, 3 चीजें थी, ठीक है। अब हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, अब इन 3 चीजों से एक 100% कंपाउंड का बना हुआ है। अब मैंने कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट कर दी, और उन दोनों को मैं जब 100 से माइनस कर दूंगा, यानी 100% कंपाउंड में से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को निकाल दूंगा, तो मेरे पास बचा ऑक्सीजन की परसेंटेज ही बचेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने किसका, ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है। अब भी आप सोच रहे होंगे कि हमने इसके लिए फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, तो ये एक उन्होंने अलग पॉइंट में बात बताई हुई है बुक के अंदर ही कि हमने क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया
क्योंकि कंबशन के दौरान यहाँ पर हमने इसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड की थी, क्योंकि हमने कंबशन करवानी थी, हमने इसको और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी थी पहले ही, जिसकी वजह से इसके अंदर कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार पहले से बढ़ गई थी। लेकिन जो कंपाउंड था उसके अंदर तो मिकदार तो सेम ही नहीं थी, उसके अंदर 3 चीजें थी, कार्बन और हाइड्रोजन निकल के पीछे बचा ऑक्सीजन ही। ठीक है, तो इसलिए हम इसको परसेंटेज के फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, इसके फॉर्मूले से नहीं करते, क्योंकि हमने यहाँ पर और ज्यादा ऑक्सीजन वर्क की थी। अगर हम यहाँ पे H2O से फाइंड आउट करते तो हमारे पास वैल्यू टोटली गलत आती, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसने एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, मजेदार सा, इजी सा। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।